वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर आज फिर से हम एसएसटी पेडागोजी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान को लेकर या सामाजिक अध्ययन को लेकर, उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1। तो देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया है दोस्तों, वो इस प्रकार का प्रश्न रहने वाला है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने डैश डैश ग्रंथ की रचना की है। तो देखिए, कौन से ग्रंथ की रचना की है, इस प्रकार का प्रश्न जो है आपको टीईटी में भी पूछा गया था रिसेंटली। और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिए गए दोस्तों। तो देखिए, बुद्ध भूषण, आज्ञापत्र, शिव भारत या फिर राज्य व्यवहार कोश, अशा प्रकारे आपल्याला 4 ऑप्शन दिलेले आहे। तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन हमको यहां पर दिए गए हैं और आपको पता होना चाहिए कि छत्रपति संभाजी महाराज ने बुद्ध भूषणम ग्रंथ की क्या है रचना की है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल जिस तरीके के ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न हम आपके सामने यहां पर लेकर आए हैं कि दुनिया का कारखाना के रूप में किस देश का वर्णन किया जाता है। तो देखिए, दुनिया का कारखाना के रूप में किस देश का वर्णन किया जाता है, आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और स्पेन। तो देखिए, यहां पर अगर आप कहोगे दोस्तों कि दुनिया का कारखाना किसे कहा जाता है, तो इंग्लैंड को कहा जाता है। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 यहां पर पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के उत्खनन में मिलने वाली मुद्राएं किस नाम के पत्थर से बनाई गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति को लेकर, हड़प्पा सभ्यता को लेकर आपको जो है लगातार प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये बात का आप यहां पर क्या है दोस्तों ध्यान रखेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्टीएटाइट या फिर लाइमस्टोन। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यहां पर जो स्टीएटाइन है दोस्तों, वो हमारा वो क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन जो थर्ड है वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर क्या है रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 यहां पर पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा किस 2 देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा में संबंधित है। तो देखिए, मैकमोहन रेखा किस 2 देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न क्या है यहां पर आपको पूछा गया है। और 4 ऑप्शन दोस्तों आपको यहां पर बताए गए हैं, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत चीन या फिर भारत और अफगानिस्तान। तो देखिए, मैकमोहन इस नाम से ही आप क्या है, गेसिंग से ही अपना आंसर यहां पर दे सकते हैं कि ये जो रेखा है दोस्तों वो भारत और चीन के दरमियान होने वाली है। मतलब जो थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा हमारा, वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर समझा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 यहां पर पूछा गया कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाया जाता है। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। रिसेंटली बार बार जो है परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न यहां पर पूछे जा रहे हैं कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाया जाता है। तो देखिए, दक्कन का पठार का एग्जाम्पल यहां दिया गया है, हिमालय पर्वत बताया गया है, अंडमान द्वीप बताया गया है दोस्तों, या फिर नीलगिरी पर्वत। तो देखिए, भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाया जाता है, तो इसका जवाब ओनली रहेगा दोस्तों अंडमान द्वीप। मतलब थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर क्या है रहने वाला है। इसके बाद हम जो है अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। अब देखिए, प्रश्न नंबर 6 जो है हड़प्पा संस्कृति को लेकर फिर से दोस्तों यहां पर क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस बार क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा डैश डैश धातु ज्ञान से संपन्न थे। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे दोस्तों वो दक्ष शिल्पकार थे तथा तांबा धातु के ज्ञान से वो संपन्न थे। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा दोस्तों। वीडियो में हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं। इसी प्रकार के अगले 70 दिन क्या है क्लासेस या प्रैक्टिस जो भी बोलेंगे आप दोस्तों, आपको लगातार जो है हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि कम समय में ज्यादा पढ़ना यही हमारे चैनल का एकमात्र दोस्तों उद्देश्य है। और यहां पर हम क्या है दोस्तों 100+ इस बार सीटेट में करने वाले हैं। सभी बच्चे जो हमारे पास पढ़ रहे हैं इस बार वो 100+ जो है सीटेट में डेफिनेटली करेंगे दोस्तों। इस बात की क्या है हम आपको गारंटी देते हैं। इस बात पर क्या है वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी यहां पर आपको बताई गई है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा धातु ज्ञान से संपन्न थे। वह कांस्य को भी बनाते थे, लेकिन लोहा उस समय अज्ञात था। सही उत्तर एक ही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहां पर आपको पूछा गया है 7 की 17वीं शताब्दी में
मसूलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह डैश डैश नदी का डेल्टा पर स्थित था। अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मसूलीपट्टनम किस नदी के डेल्टा पर उपस्थित था, इस प्रकार का प्रश्न होना चाहिए। बस क्या होता है कि प्रश्न आपको थोड़े से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, उसकी लेंथ बड़ी कर दी जाती है दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, कावेरी, गोदावरी, हुगली या कृष्णा, ये सभी नदियों के नाम है। और यहां पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे आप कि कृष्णा नदी क्या होगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर क्या है रहने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 जिस प्रकार पूछा गया है कि टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था। ये क्वेश्चन जो है आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट दोस्तों हो सकता है कि क्योंकि रिसेंटली लास्ट ईयर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व का क्या नाम था। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए आपको, इक्तादारी, जब्त, जागीर या फिर मनसब, इस प्रकार आपको क्या है दोस्तों यहां पर चार ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन को हम मराठी में भी आपको पढ़कर बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन एडवांटेज नहीं मिलता है परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा जिस लैंग्वेज में होती है उसी लैंग्वेज में हमने क्या है प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आपका उर्दू मीडियम में, मराठी मीडियम में, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आपको सारा का सारा पेपर जो है वो हिंदी में ही देखने के लिए मिलेगा या इंग्लिश में मिलेगा, तो बेहतर है कि जिस लैंग्वेज में प्रश्न पत्रिका आती है उसी लैंग्वेज में हमने क्या है प्रैक्टिस यहां पर करनी है। तो ऑप्शन जो 2 रहेगा दोस्तों वो हमारा सही जवाब रहेगा। जब्त क्या रहेगा यहां पर सही आंसर इसका रहेगा। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन भी यहां पर दिया गया है कि टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली को जब्त प्रणाली या दहसाला प्रणाली के नाम से जाना जाता था। यह प्रणाली अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व के संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू की गई थी। इस प्रकार क्या है इसके बारे में आप अधिक माहिती यहां पर देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए मेहरगढ़ के संबंध में आपको 3 कथन यहां पर दिए गए हैं। स्टेटमेंट टाइप वाला क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो सकता है। आप यहां पर देखेंगे कि आपको 3 कथन में से कौन से 2 कथन सही है या कोई एक कथन सही है, वो आपको क्या है यहां पर इसका चयन करना है। तो देखिए मेहरगढ़ वह स्थान था जहां लोगों ने पहली बार चावल एवं मक्का उगाना सीखा। ओके, मेहरगढ़ में हिरनों, भेड़ एवं बकरियों की हड्डियां भी पाई गई। तो देखिए सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ में घर चौकोन अथवा आयतकार थे, तो ये भी क्या है दोस्तों सही है। लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है यहां पर रॉन्ग दिया गया है, मतलब आपका बी और सी वाला ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों सही रहेगा, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण भी हम नीचे देखने वाले। तो देखिए यहां पर जो कथन दिए गए दोस्तों, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन है बी और सी, तो मतलब सेकंड वाला ऑप्शन क्या है सही रहेगा। क्योंकि इसका रीजन ये है दोस्तों कि कथन ए गलत इस वजह से है कि लोगों ने पहली बार जौ और गेहूं उगाना सीखा था, न कि चावल और मक्का। चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण कोल्डिवहवा वर्तमान उत्तर प्रदेश में नामक स्थान में आपको क्या है दोस्तों मिल सकता है। लेकिन अगर आप बात करोगे मेहरगढ़ की, तो वहां पर क्या है लोगों ने गेहूं और जवारी जो है वो सबसे पहले उगाना शुरू की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 यहां पर पूछा गया है दोस्तों मराठी संत के बारे में। यह प्रश्न यहां पर होने वाला है कि जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया कि किसने निम्नलिखित मराठी भक्तिमय भजन की रचना की है। अब देखिए एक भजन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, और इसकी रचना किसने की है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो इस प्रकार का एक भजन यहां पर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि ये भजन किसने लिखा है, इस प्रकार का क्या है दोस्तों आपको प्रश्न यहां पर पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संत चोखा मेला का नाम यहां पर आता है, संत कारमो मेला का नाम यहां पर आता है, मीराबाई का नाम यहां पर आता है दोस्तों, और बसवन्ना का नाम यहां पर क्या है आपको दिया गया है। तो देखिए ये जो यहां पर जो भी भजन लिखा गया है दोस्तों, ये संत कर्मा मोला इनसे लिखा गया है। मतलब सेकंड वाला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर दोस्तों आप हमारे चैनल की क्या है मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको हर वीडियो जो है वो वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ देखिए दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए यहां पर हमारे चैनल के माध्यम से हमने नोट्स क्रिएट किए दोस्तों। जिस प्रकार हमारा रिजल्ट जो है टीएटी की परीक्षा में रहा है, बहुत बेहतर रिजल्ट रहा है दोस्तों। यहां तक कि बच्चों ने हिंदी लैंग्वेज में 30 में से 30 नंबर लिए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों, आप इसको इतिहास भी कह सकते हैं। तो यहां पर उसी प्रकार के नोट्स क्या है हम आपको सीटेट के लिए प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए
बेसिकली इसको सीटीटी कहा जाता है, सीटीईटी तो नहीं कहा जाता है, पूरे देश में इसको सीटीटी बोलते हैं दोस्तों, तो अच्छा भी लगता है। तो यहां पर पेपर 1 के लिए आपको मराठी, हिंदी, ईवीएस और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी मतलब सीडीपी के नोट्स दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल रहे हैं। और पेपर 2 के लिए मराठी, हिंदी, सीडीपी और एसएसटी के नोट्स दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल रहे हैं दोस्तों। 30 नवंबर तक हमने क्या है इसको 50% ऑफ रखा था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 10 दिसंबर तक कर दिया गया है दोस्तों। मतलब 10 दिसंबर के अंदर अगर आप खरीदते तो आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल जाएंगे। वैसे रियल प्राइस जो है इसका वो 999 है, मतलब 999 रुपए है दोस्तों। लेकिन अभी यहां पर आपको क्या है 50% ऑफ दिया जा रहा है। और तमाम क्लासेस, तमाम लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों के लिए क्या है दोस्तों फ्री रहने वाले हमारे चैनल के माध्यम से। उसके लिए जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप जो है तमाम लेक्चर जो है फ्री में देख सकते हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ नोट्स का पैसा आपको पेड करना है, जो नोट्स आपको क्या है इस बार 100 प्लस कराएंगा सीटेट की परीक्षा में। इस बात की क्या है हम दोस्तों जिम्मेदारी लेते हैं। और साथ ही साथ अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो देखिए दोस्तों मैथ छोड़कर आपको सारे नोट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 599 में मिलेंगे दोनों पेपर के लिए। यानी करीब करीब यहां पर जो है दोस्तों आप अपने करीब करीब 600-700 रुपए की सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि 50% के ऑफ के हिसाब से हम आपको यहां पर क्या है दे रहे हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर अभी आप इसको क्या है दोस्तों परचेस कर सकते हैं। तुरंत क्या है पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा और तमाम लेक्चर जो है दोस्तों आपको फ्री में देखने के लिए मिलेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न जिस प्रकार का यहां पर पूछा गया है कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। अब देखिए एसएसटी पेडागोजी क्या होती है, तो यही एसएसटी पेडागोजी होती है दोस्तों। कुछ यूजर्स का, कुछ स्टूडेंट्स का बताया कि सर पेडागोजी क्या होती है, हमको नोट्स में किस तरीके से पेडागोजी पढ़नी। तो पेडागोजी आपकी स्किल होती है। अब यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है एसएसटी पेडागोजी को लेकर, मतलब इतिहास पेडागोजी को लेकर या भूगोल पेडागोजी को लेकर, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। अब आंसर देखेंगे आप तो ऑटोमेटिक आपको क्या है यहां पर दोस्तों जवाब मिल जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। विश्व के मानचित्र पर प्रत्येक 1 अंश का अंतराल रखते हुए कितने देशांतर खींचे जा सकते हैं। सिंपल सा एक वाक्य का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। अग्नेय शेल का निर्माण कैसे होता है ये भी हम बता सकते हैं तो दोस्तों, ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 1991 को भारत तथा कई अन्य देशों के लिए कोई महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्य देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, इस प्रकार का प्रश्न है। मतलब ये भी क्या हो गया वन लाइनर क्वेश्चन आपका हो गया। लेकिन अगर आप 4th वाला ऑप्शन देखेंगे कि भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है, वाक्य आप इस कथन से सहमत है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहां पर क्या है आपको व्याख्या करनी है, आपके विचारों को आपको क्या है यहां पर बताना है दोस्तों। इसको ही हम आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा कह सकते हैं। तो 4th वाला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। इसके बाद जो है दोस्तों फिर से क्या है एसएसटी पेडागोजी को लेकर एक क्वेश्चन हमने यहां पर फिर से आपके लिए ऐड किया है दोस्तों कि एसएसटी पेडागोजी क्या होती है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। अब देखिए समालोचनात्मक सोच क्या होती है और उसको कौन सा ऑप्शन जो है बढ़ावा देता है यहां पर आपको बताना है। तो देखिए मूल लेख को पढ़े बिना किसी लेख का सारांश पढ़ना, ये समालोचनात्मक सोच हो सकती है कि नहीं, बगैर पढ़े बगैर तो नहीं हो सकती है। किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण से चर्चा करना, चलिए ठीक है। इंटरनेट से जानकारी कॉपी और पेस्ट करना, ये गलत है। विषय संबंधी महत्वपूर्ण संकल्पनों की सूची याद रखना, तो याद रखने वाली बात भी नहीं होती है दोस्तों। लेकिन अगर आप 2nd वाला ऑप्शन देखेंगे कि किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण से चर्चा करना, मतलब क्या होता है समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना होता है। तो ऑप्शन जो 2nd है दोस्तों वो क्या रहेगा सही रहेगा। और इसी को ही हम क्या है एसएसटी पेडागोजी यहां पर क्या है दोस्तों कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जा सकता है जब वह डैश डैश जीत जाता है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। रिसेंटली 2024 की परीक्षा में पूछा गया था कि अगर आपको बहुमत हासिल करना है तो आपको क्या करना है। बहुमत हासिल करना क्या है, मतलब दोस्तों 30 सीटें हैं, 30 में से अगर आपने 16 सीटें हासिल कर ली तो आपने बहुमत हासिल कर लिया। सिंपल सी बात है। राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को या फिर राज्य में 1/4 निर्वाचन क्षेत्रों को, तो देखिए 3rd वाला ऑप्शन सही रहेगा। राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को आपको क्या है जीतना होगा, तब आप अब क्या है दोस्तों अपना बहुमत हासिल कर सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपको 14 यहां पर पूछा गया है कि 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी। तो देखिए ये जनरल नॉलेज की बेस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि 1956 में जो भारत में राज्यों की पुनर्गठन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता के कारण हुई थी। मतलब 3rd वाला ऑप्शन क्या रहेगा
हमारा जो है दोस्तों वो सही जवाब यहां पर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 जिस प्रकार पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए। तो देखिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है दोस्तों, और जिस प्रकार के क्वेश्चन प्रश्न पत्रिका में दिए गए सेम टू सेम क्वेश्चन हम उसी तरीके के लेकर आए। कोई यूजर हमसे कह रहा था कि सर आप जिस तरीके से नाम ले रहे ठीक नहीं है। तो देखिए यहां पर हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे 15 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर तो सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर। और यहां पर अगर आपको देखेंगे दोस्तों तो आपको बौद्ध धर्म क्या है यहां पर आपका सही जवाब होगा, क्योंकि उनके उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे तो बौद्ध धर्म में धर्मांतरित हो गए थे। ऑप्शन जो सेकंड रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा हमारा सही रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में इसी तरीके से लेख लिखे जाते हैं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं दोस्तों तो हमको शायद उतना उसके बारे में अभी ज्ञान नहीं है कि एनसीईआरटी की किताबों में किस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इसी तरीके से वहां पर लिखा जाता है अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न पूछा गया कि विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है। तो देखिए यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों कि विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस संसाधन द्वारा होता है तो जल विद्युत शक्ति से होता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही यहां पर रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है। तो देखिए स्थल मंडल के बारे में कौन सा कथन सही है इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। अगर आप दोस्तों फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे कि यह हमें वन, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है, बिल्कुल डिटेल में मालूमात दी गई है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है हमारा सही होगा दोस्तों स्थल मंडल के बारे में। तो जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन क्या रहेगा बिल्कुल सही जहां पर यहां पर क्या है रहेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए भूगोल विषय को लेकर यहां पर क्या है प्रश्न पूछा गया कि भूगोल कक्षा में इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ज्योग्राफी पेडागोजी कहेंगे कि भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्रों पर चित्रित किया जा सकता है। अब देखिए मानचित्रों पर किन अवधारणाओं को चित्रित किया जा सकता है। तो देखिए विश्व के महासागरीय बेसिन ये तो डेफिनेटली होते ही होते हैं। जिब्राल्टर जल संधि खाड़ी ये भी क्या है दोस्तों मानचित्रों में देखने के लिए मिलती है। दिल्ली का वायुमंडल, अब दिल्ली का वायुमंडल जो है दोस्तों वायुमंडल यानी हवा मंडल ये है जो है दोस्तों ये मानचित्र में देखने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये क्या है कट हो जाएगा हमारा। ये स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन है। जुलाई माह में वर्षा, तो जुलाई माह में वर्षा ये भी क्या है आपको मानचित्र में देखने के लिए मिल सकती है दोस्तों। मतलब स्टेटमेंट टाइप यहां पर विकल्प दिए गए हैं तो आपका ए बी और डी जो रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा यहां पर सही जवाब रहेगा। तो देखिए बिल्कुल ए बी डी मतलब थर्ड वाला ऑप्शन क्या है आपका यहां पर जो है दोस्तों सही होना चाहिए। बिल्कुल 18 का जो सी है वो क्या रहेगा सही जवाब रहेगा। 19वां प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है, देखेंगे आपकी यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। वह कौन सी बस्तियां है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, सघन बस्तियां, केंद्रीकृत बस्तियां, प्रकीर्ण बस्तियां या फिर आप कहेंगे दोस्तों उसको कि रेखीय बस्तियां। तो यहां पर आपको क्या बताना है प्रकीर्ण बस्तियां जो है इसका सही जवाब है, क्योंकि इसका जो हम यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों डिटेल में कुछ इसके बारे में कि प्रकीर्ण बस्तियां क्या होती है तो इन बस्तियों में घर एक दूसरे से दूर और फैले हुए होते हैं। याद रखेंगे परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूभाग की प्रकृति जैसे पहाड़, जंगल और चरम जलवायु के कारण घरों को एक साथ समूह बंद करना मुश्किल होता है, इसलिए लोग दूर दूर तक बिखरे हुए होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं तो प्रकीर्ण बस्तियां कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 यहां पर पूछा गया है, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन 2024 की परीक्षा में पूछा गया था कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। आप देखिए पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करे तो दोस्तों क्या होगा, तो डेफिनेटली पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जो हमारा क्या है दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है वो क्या रहेगा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है आज के इस वीडियो में हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखे हैं दोस्तों। और सिर्फ एसएसटी पेडागोजी के अगर नोट्स चाहते हैं दोस्तों आप तो 249 रुपए में आपको एसएसटी पेडागोजी की नोट्स जो है दोस्तों वो पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। और सारा का सारा नोट्स अगर आप पेपर 2 के लिए चाहते हैं दोस्तों तो आपको सिर्फ 499 में समाजशास्त्र सेक्शन जिसमें मराठी, हिंदी और एससीडीपी कंपलसरी जो होता है दोस्तों वो भी शामिल होंगे। और 499 रुपए में ये नोट्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में 69 दिन का वक्त बाकी है। यहां पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है
इस नंबर पे व्हाट्सअप कर आप इसको क्या है परचेस कर सकते हैं दोस्तों। और इस बार जो है हमने अपना मिशन रखा है दोस्तों, मिशन 100+ अब की बार 100 पार। तो डेफिनेटली जितने भी बच्चे हमको 70 दिन फॉलो करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप सीटेट की परीक्षा में दोस्तों 100 पार करेंगे, डेफिनेटली करेंगे दोस्तों। क्योंकि यहां पर हम 20 से 25 मिनट का एक वीडियो बनाते हैं दोस्तों, इससे ज्यादा वक्त हम नहीं लेते। और यहां पर बहुत ज्यादा नॉलेज देने की हम आपको कोशिश करते हैं, क्योंकि 2-2 घंटे में अगर 20-20 क्वेश्चन दिए दोस्तों, तो यह टाइम का बर्बाद करना है, वक्त को खराब करना है। तो ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करते दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो आपको मिलेगा वो ओरिजिनल नॉलेज देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों जो परीक्षा में आते हैं वही प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे, टाइम पास का कोई इश्यू यहां पर नहीं होता है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो बेहतर लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में।